यस, तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। ओके, सो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, एक बार उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था, एक तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कोई बताएगा? कुछ याद हो तो जल्दी से, कोई भी, एनीवन। सृष्टि, भूमि, अदिति, डेफलिन, तुम मैसेज कर सकती हो। यस। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग याद नहीं है? अदिति, सृष्टि, भूमि। The systematic process of identifying, हम्म। measuring, recording, हम्म। हम्म। classifying, and summarizing, communicating financial information to the users. इंटरप्रिटेटिंग रह गया बेटा, बाकी सब सही है। तो Yes, अकाउंटिंग इज sir. अ सिस्टमैटिक प्रोसेस of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स हो सकते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। ये हम लोगों ने अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था। ओके, देन वी टॉक अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। के बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, है ना? जब दो पार्टीज के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, वो इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए या फाइनेंशियल इवेंट होना चाहिए। तो जब दो पार्टी के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या एक इकोनॉमिक इवेंट होता है जिससे हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कैपिटल। और कैपिटल में हम लोगों ने क्या देखा था कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन ओन बिजनेस। जब हम खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो देन इट इज नोन एज कैपिटल। आप उसको क्या बोलते हो? कैपिटल, है ना? ये मैंने समझाया भी था, एक्सप्लेन भी किया था। एंड द थर्ड पॉइंट इज ड्राइंग्स पढ़ा था हम लोगों ने। ड्राइंग्स के बारे में क्या पढ़ा था? अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय अ प्रोप्राइटर फॉर अ पर्सनल यूज। अगर आपने कोई पैसा निकाला है या फिर गुड्स निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, देन इट इज नोन एज ड्राइंग्स। जितना मुझे याद है शायद अपन ने यहीं तक करा था पिछली क्लास में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो आज का नया टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? चलो, एक बार क्लियर है तो डन का मैसेज कि हाँ सर क्लियर है। सुश्री, भूमि एंड अदिति, क्लियर हो तो बेटा फटाफट डन का मैसेज, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइन बेटा। ये डेफलिन कहाँ चली गई? मुझे लग रहा है इसके साथ नेटवर्क इश्यूज है शायद। बोर्ड क्लियर है तो एक बार बता दो कि बोर्ड क्लियर है। Clear, sir. ओके। शायद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर हम लोग लाइबिलिटीज और असेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लिखो यहाँ पे सबसे पहले।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज क्या होती हैं। इट मीन्स, इसमें लिखूं, इट मीन्स owed, या इट मीन्स amount owed owed मतलब होता है पेबल, देना बाकी है। इट मीन्स अमाउंट owed payable by the business, by the business. Liability means amount owed payable by the business. ठीक है, इसमें इस टाइप से एरो बना के लिखना। दो टाइप की लाइबिलिटीज होती हैं, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी and the another one is external liability. Okay, there are two types of liabilities, internal liability and external liabilities. अब इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, इसमें लिखो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में लिखो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर। डेफलिंग ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? तो मेरे साथ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, मैंने बस अभी यही लिखवाया है लाइबिलिटीज वाला पॉइंट, इसको लिख लो, अभी समझाने का काम बाकी है और थोड़ा सा रिवीजन लिया है। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटीज की। इट मींस अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस, जिसमें इंटरनल लाइबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, अगर ओनर, नो इशू बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड। ये सेशन बेटा मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, कभी कोई चीज रह जाती है डेफली तो यू कैन वॉच लेटर। ओके, अच्छा, जो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है दैट इज नोन एज कैपिटल। कैसे होती है आई विल एक्सप्लेन यू। और लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बैंक लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर ये आपने कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी बोला। हमने पढ़ा था कैपिटल मतलब होता है खुद के बिजनेस में पैसा लगाना, या फिर मैं बोल सकता हूँ अमाउंट इन्वेस्टेड इन ओन बिजनेस, है ना। तो जब हम खुद के बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं देन इट इज नोन एज कैपिटल। तो ये लाइबिलिटी कैसे हो गई? तो बेटा ऐसा होता है, ये माना जाता है कि जैसे ये फर्म है ना, और ये ओनर है।
हु इज द ओनर? हमारे केस में ओनर कौन है? अक्षय। ठीक है, ये फर्म है एंड ये ओनर है, तो दे आर सेपरेट एंटिटी। ये दोनों एक अलग अलग एंटिटी है, इन दोनों के ट्रीटमेंट्स अलग अलग होंगे। ये हम पढ़ेंगे, ये भी एक थ्योरी का पार्ट होता है, बट ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। भले ही ये अक्षय की फर्म है, भले ही ये अक्षय का बिजनेस है, बट ये दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे इनके। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अक्षय ने पैसा लगाया है फर्म में, तो बेटा उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये फर्म की लाइबिलिटी बनती है, ये फर्म की लाइबिलिटी बनती है कि जब भी कभी फर्म बंद होगी, जब भी कभी फर्म बंद होगी, तो फर्म को अक्षय का कैपिटल लौटाना पड़ेगा, अक्षय का कैपिटल लौटाना पड़ेगा। बट ध्यान से सुनना मेरी बात। कब लौटाना पड़ेगा? जब आउटसाइडर का पूरा पैसा लौटा चुके हो आप, जब आउटसाइडर का पूरा पैसा लौटा चुके हो आप। कहने का मतलब है इंटरनल लायबिलिटी आपको लौटानी पड़ती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कि जब बिजनेस बंद हो रहा है या बिजनेस में लिक्विडेशन हो रहा है, लिक्विडेशन हो या फिर वाइंडिंग अप हो, ये दोनों वर्ड एक ही चीज के लिए काम करते हैं। दैट मीन्स बिजनेस का शटडाउन होना, बिजनेस का शटडाउन होना यानी बिजनेस का क्लोज होना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तब जाके हमारी इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट होती है कि फर्म को इतना पैसा फर्म के पास होना चाहिए कि वो अपने प्रोप्राइटर को लौटा सके। बट उससे पहले उन्हें अपनी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्लियर करनी होती है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी तो बेटा हम लोग ईयर टू ईयर भी क्लियर करते हुए चलते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी हम ईयर टू ईयर भी क्लियर करते हुए चलते हैं। कैसे सर? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक लोन लिया, इफ यू टेक अ बैंक लोन फॉर 1 ईयर और 3 इयर्स, तो आपको क्या करना होगा? उस बैंक लोन को लौटाना होगा, आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे, है ना? तो अगर आपने किसी से बैंक लोन लिया है या आपने किसी से उधार पे माल खरीदा है, क्रेडिट पे माल खरीदा है, तो आपको वो पैसा उसे लौटाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज अवर लाइबिलिटीज। मतलब लाइबिलिटी मतलब होता है कुल मिला के हमारी जो फर्म है, कुल मिला के हमारी जो फर्म है, उसको किसी का पैसा लौटाना हो, देन इट इज नोन एज लाइबिलिटीज। अगर पॉइंट समझ में आया हो तो डन का मैसेज। इसलिए हमने ऊपर लाइन लिखी है कि इट मींस अमाउंट ओड। ओड मतलब होता है पेबल, मतलब देना बाकी है। इट मींस अमाउंट ओड मतलब, ओड मतलब होता है पेबल, देना बाकी है, बाय द बिजनेस। इज इट क्लियर? चारों बच्चों से फटाफट डन का मैसेज। और भूमि, सृष्टि और अदिति का तो आ गया डेफिनेटली। मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा तुम्हें आवाज आ रही है, तो कम से कम मैसेज पे रिप्लाई करते रहना, है ना? ठीक है, चलो। हमने बात कर ली लाइबिलिटीज की, इसके अंदर के कुछ सब पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं लाइबिलिटीज के, जैसे बैंक लोन हो गया। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ये होते क्या है अपन पढ़ेंगे अभी, है ना? और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स उसमें आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलो, ये था हमारा लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी होता क्या है? अब हम बात करते हैं असेट्स की। नाउ टॉक अबाउट द असेट्स। असेट्स को समझाने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट डू यू नोन बाय असेट्स? क्योंकि तुम्हारे स्कूल भी चालू है, तुमने कहीं ना कहीं असेट्स, जब जनरली क्या होता है ना, जब आप अकाउंट्स स्टार्ट करते हो या आप कॉमर्स फील्ड में आते हो ना, तो सबसे पहले आपने सुना ही ये होता है कि बेटा तुम्हें बैलेंस शीट टैली करनी पड़ेगी, असेट्स लायबिलिटीज करके कुछ होता है। तो कुछ ना कुछ शायद थोड़ा बहुत तुम्हें इसके बारे में नॉलेज हो सकता है। तो आई वांट टू नो कि तुम्हें क्या क्या आइडिया है इस चीज के बारे में। तो कैन यू प्लीज टेल मी?
यस एनीवन, सृष्टि, भूमि, अदिति एंड डेफलिन। जिनका ऑडियो ऑन हो सकता है वो ऑडियो ऑन करके जवाब दो, और जिनका नहीं हो सकता है वो प्लीज मैसेज पे रिप्लाई करो कि असेट्स के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे, कि ये हमारी असेट्स होती हैं। यस प्लीज। Assets are the right of ownership of the business, and that can be tangible assets and intangible assets. ओके, एनीवन एल्स? भूमि, अदिति, डेफलिन। अदिति ने भेजा इट इज समथिंग कंटेनिंग इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, एंड अदिति, डेफलिन, अदिति ने भेजा, सॉरी अदिति ने भेजा ये। भूमि एंड डेफलिन, जो भी आइडिया हो बेटा, कुछ भी, एक सिंगल लाइन में उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑडियो क्लियर है? भूमि, डेफलिन, और थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करा करो जिससे क्लास में हमें दिक्कत नहीं आए। ओके, भूमि ने भी सेम ही दिया है कि सर इकोनॉमिक वैल्यू जितना ही आइडिया है, फाइन। एंड डेफलिन, तुम्हारी साइड से कुछ? हम बात करते हैं असेट्स की। अब ध्यान से सुनना, मैं दो चीजें लिखवा रहा हूं। असेट्स, assets are properties owned by business। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक वर्ड मैंने ओड यूज किया था, एक वर्ड मैंने ओन यूज किया है। दोनों में अंतर क्या है बेटा? यहाँ पे ना एन लगा हुआ है, यहाँ पे एन लगा हुआ है। ये बताता है कि हमें जो अमाउंट है वो पेबल है, देना बाकी है। और ये बताता है कि ये हमारी ओनरशिप है ना? दोनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, तो हमने क्या बोला? असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। Assets are the properties owned by the business and which will give economic benefits in future। अब एक चीज, क्या बेटा तुम एंड और का मतलब समझते हो? एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है? सृष्टि, भूमि, अदिति, डेफलिंग, एंड और डिफरेंस क्या है? अरे हाँ, भूमि का आंसर आया कि सर एंड मीन्स हम बोल सकते हैं बोथ, मतलब ये ज्वाइन करता है, ये ऐड करता है दो सेंटेंस को, कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। और का मतलब आता है एनी वन ऑफ देम, एनी वन, कि आइदर ये कुछ भी चलेगा। तो बेटा यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इनने, वो वर्ड लिखा है एंड, मतलब दोनों जो लाइन लिखी है वो दोनों लाइन आपकी सेटिस्फाइड होना चाहिए, जब जाके आप उसको असेट्स बोल सकते हो। इसलिए मैंने तुमसे एंड और का मतलब पूछा, इसलिए मैंने तुमसे एंड और का मतलब पूछा, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये भी तो हो सकता है ना, उसमें तो ऐसा लिखा था। तो कि असेट्स आर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, तो मैंने ये बोला कि हाँ,
असेट्स वो होती हैं जो हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो होती हैं, बट विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। मतलब साथ में उनको क्या करना चाहिए, हमें फ्यूचर आने वाले टाइम पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स देना चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट से मतलब होता है मॉनेटरी टर्म्स में हमारे पास वैल्यू आना चाहिए। अब कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल बेटा इसके एग्जाम्पल है, एसेट्स कुछ भी हो सकती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी एसेट्स हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी होती हैं। बट अगर तुम इन जितने मैंने नाम लिखे हैं, उन नामों को अगर ध्यान से पढ़ोगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि ये सारे नाम में कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की। जैसे अगर आज मैंने लैंड बिल्डिंग खरीद रखी तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, मशीन खरीदी तो मेरी प्रॉपर्टी है, फर्नीचर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास जितना कैश होगा वो मेरी प्रॉपर्टी है, बैंक में मेरे पास जितना बैलेंस होगा वो मेरी प्रॉपर्टी है। और ये सारे के सारे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अगर लैंड बिल्डिंग होगी तो हम वहां पे कोई काम कर पाएंगे, मतलब प्रोडक्शन कर पाएंगे या ट्रेडिंग कर पाएंगे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या ट्रेडिंग एक्टिविटी कर पाएंगे या सर्विस एक्टिविटी कर पाएंगे। मशीनरी होगी, फर्नीचर होगा, तो फर्नीचर हमें हेल्प करता है बिजनेस को सेटल डाउन करने में, कि अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उनको डिस्प्ले वगैरह करने के हिसाब से। मशीनरी आपको हेल्प करेगी आगे प्रोडक्शंस में। कैश होगा तो वो भी आपको हेल्प करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं, कि अगर ये चीजें होंगी तो आप अपना बिजनेस इजीली रन कर पाओगे, अगर ये चीजें नहीं होगी तो आप अपना बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। Therefore, it is known as assets कि assets are property owned by business and which will give economic benefits in future। अब तुम बोलोगे सर फिर ऐसे कौन सी चीजें होती हैं जो फॉर एग्जांपल कि किसी के पास होती तो है बट उसके असेट में नहीं काउंट होगी। तो बेटा फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट लेके चल रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है ना। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट लेके चल रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है। मैंने बोला कि बेटा मुझे ना कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही मैंने बोला कि ये मेरा कोचिंग बिजनेस है, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, तो अब बात ये आती है कि क्या कैलकुलेटर मेरी प्रॉपर्टी है या मैं खरीद के लाया हूँ बेटा। ये मैं खरीद के लाया हूँ, क्या कैलकुलेटर मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ या ना, प्लीज आंसर करो। क्या कैलकुलेटर मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ या ना, आंसर करो, यस और नो। एग्जाम्पल समझ में आया तुम्हें? मेरा कोचिंग का बिजनेस है, कोचिंग का बिजनेस है, मतलब मैं कोचिंग सेंटर रन करता हूँ। मैंने कैलकुलेटर खरीद के लाया, तो क्या कैलकुलेटर मेरी प्रॉपर्टी है? चलो, सृष्टि का आंसर आ गया है, भूमि का आंसर आ गया है, अदिति और डेफलिन जल्दी से आंसर करो बेटा। कैलकुलेटर इज माई प्रॉपर्टी। यस सर, कैलकुलेटर इज योर प्रॉपर्टी। ठीक है, फाइन। तो कैलकुलेटर मेरी प्रॉपर्टी है, ये मुझे समझ में आया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है फ्यूचर में? क्या ये मुझे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देगा फ्यूचर में? ये हमें सोचना है कि अगर ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देगा तो ये मेरे लिए एसेट्स हो जाएंगी, नहीं देगा तो ये मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएंगी, खर्चा हो जाएगा। कि वो जो एक्सपेंस, मतलब ऐसा एक्सपेंस हो जाएगा जिसको हम एक साल यूज करेंगे और फिर वो खत्म हो जाएगा हमारा, ज्यादा लाइफ नहीं होती है जिसकी। क्योंकि असेट्स की लाइफ बहुत होती है, लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। एक्सपेंसेस जो हम करते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर विल नॉट गिव एनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कैलकुलेटर इसलिए नहीं देता है बेटा कोई बेनिफिट्स, क्योंकि आज देखो ये अभी मैं लेके आया, मान लो ये गलती से गिर जाए तो ये अब भी खराब हो जाएगा। इसकी लाइफ होती है ज्यादा से ज्यादा एक साल चलेगा, 2 साल चलेगा, डेट सेट काम खत्म हो जाएगा। और अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो क्या मेरा काम रुकता? नहीं सर, मैं
मतलब ओरली कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, रिटर्न में कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मेरे पास मोबाइल में कैलकुलेटर है, होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये उतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम असेट्स Yes. किसको बोलेंगे और कौन सी ऐसी चीजें जो असेट्स नहीं कहलाएंगी। ठीक है, चलो, अगर क्लियर है यहाँ तक तो डन का मैसेज। क्लियर है यहाँ तक तो डन का मैसेज। ओके, भूमि, सृष्टि, अदिति एंड डेफलिन, फाइन। चलो जी, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, एक्चुअली लाइबिलिटीज के कुछ सब पार्ट्स होते हैं और असेट्स के कुछ सब पार्ट्स होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में बेटा हमारे पास जो सब पार्ट्स निकल के आते हैं वो ये आते हैं। एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और एक होती है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। एनी गेसेस? कोई आइडिया है इनके बारे में तुम्हें कि नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होती है और करंट लाइबिलिटी क्या होती है? नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। अच्छा, मैं बताता हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी की, इसमें लिख सकते हो विच इज पेबल, विच इज पेबल आफ्टर a period of more than a year, more than a year from the end of accounting year, from the end of accounting year। लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी मीन्स विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये होती है हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है? विच इज पेबल within 12 months, which is payable within 12 months from the end of the accounting period, from the end of the accounting period। अच्छा, लिख लिया? इसका मतलब क्या हुआ सर? अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने लाइबिलिटी का मतलब क्या बताया था? मैंने लाइबिलिटी का मतलब बताया था कि अमाउंट ओड या पेबल बाय द बिजनेस। लाइबिलिटी का मतलब बताया था कि आपको देना बाकी है ना? आपको पैसा देना बाकी है।
अब अगर हम बात कर रहे हैं नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी की, तो दोनों में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि अगर आप विद इन 12 मंथ्स पैसा दे देते हो, 12 मंथ्स के अंदर अंदर या 12 मंथ्स तक अगर आप पैसा दे देते हो तो वो बेटा करेंट लायबिलिटी कहलाएगी। बट अगर आपने उससे ज्यादा टाइम लगा दिया, 12 मंथ से ज्यादा टाइम लगा दिया, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? नॉन करेंट लायबिलिटी कहलाएगी। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक लोन लिया, आपने बैंक लोन लिया, कई बार होता है ना बेटा, होम लोन लेते हैं हम लोग, ठीक है, घर के लिए आपने लोन लिया, या जैसे घर का लिया लोन तो एक अलग हो गया, बट फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक लोन में बिजनेस लोन ही लिया, बिजनेस लोन लिया और आपको कितने साल का लिया आपने? 3 इयर्स का बिजनेस लोन लिया। तो बेटा ये 12 मंथ से ज्यादा की लाइबिलिटी, मतलब ये जो लाइबिलिटी है 12 मंथ से ज्यादा चलेगी, मतलब आने वाले 3 साल तक चलेगी, हमें 3 साल तक पेमेंट करना है। तो दिस लाइबिलिटी इज नोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करेंट लाइबिलिटी। और यही अगर आप बैंक लोन लेते हो, कई बार ऐसा भी होता है बेटा, हमको छोटे मोटे लोन्स की जरूरत रहती है, 6 मंथ्स का, 1 मंथ, 1 ईयर का, या फिर आपने कोई किसी से पैसा उधार पे ले रखा है, या आपने किसी से माल उधार पे ले रखा है और आपको उसे पेमेंट करनी है, तो वो ज्यादा पीरियड नहीं देता है आपको, वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आपको ये टाइम पीरियड देते हैं वो कि आप इतने टाइम पीरियड में पैसा लौटा दो। तो देन इट इज नोन एज करेंट लाइबिलिटी, कि जहां पे आपको 12 महीने के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अगर आपको पैसा वापस करना पड़े, तो वो होता है बेटा हमारा करेंट लाइबिलिटी। और अगर आपको 12 मंथ से ज्यादा के मतलब मोर देन 12 मंथ्स का पीरियड अगर आपके पास है पेमेंट करने के लिए, तो वो होती है हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अगर एग्जांपल पॉइंट समझ में आया हो तो डन का मैसेज, पॉइंट समझ में आया हो तो डन का मैसेज। इसके एग्जांपल और लिख लो। क्लियर है बेटा? सृष्टि, अदिति, भूमि, डेफलिन, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जांपल लिखो करेंट लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। चलो यहाँ तक क्लियर है। लाइबिलिटीज के अंदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है और करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है? बेटा ये जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था वो भी तुम्हें अवेलेबल है टीचमेंट ऐप पे, जो अभी हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं वो भी तुम्हें अवेलेबल होगा टीचमेंट ऐप पे, मतलब वहां पे तुम्हें रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। बाय चांस नेटवर्क इश्यूज के कारण या कोई कारण से तुम कोई पॉइंट नहीं लिख पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम वहां से देख सकते हो, है ना? खैर ये शुरू के 3-4 लेक्चर्स तो बेटा मैं प्रमोशन वाइज यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, असेट्स की बात करते हैं। पहले एक बार बता दो बेटा, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी क्लियर है ना सभी को? सृष्टि, भूमि एंड अदिति। ठीक है। जैसे बेटा लाइबिलिटीज में अपन ने दो सब पार्ट पढ़े ना, कि एक नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है और एक करेंट लाइबिलिटी होती है। ऐसे असेट्स में भी होते हैं, एक नॉन करेंट असेट्स होती हैं और एक हमारी करंट असेट्स होती हैं।
नॉन करेंट एसेट्स होती हैं और एक हमारी करेंट एसेट्स होती हैं। और अभी तुम्हारा दिमाग यही चल रहा होगा कि जैसे नॉन करेंट लायबिलिटी 12 महीने से ज्यादा के लिए होती है, तो ऐसे नॉन करेंट एसेट्स भी 12 महीने से ज्यादा के लिए होते होंगे। करेंट एसेट्स 12 महीने से कम के लिए होती है, तो करेंट एसेट्स भी 12 महीने से कम के लिए होते होंगे। और अगर तुम ये सोच पा रहे हो तो तुम बिल्कुल सही सोच पा रहे हो। ऐसा ही मतलब ऐसा ही होता है इसमें भी, कि नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो और करेंट मतलब शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो इनके अल्टरनेट वर्ड लिख के रख सकते हो अपने आप पास में। नॉन करेंट मतलब बेटा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम, और करेंट मतलब शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होता है? तो अगर 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है, विद इन 12 मंथ्स है तो वो क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा क्लास में मस्ती मजाक, हाय हेलो टाइप मतलब थोड़ा सा बातें करते रहा करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। कुछ तुम्हारे अंदर कोई ऐसी क्वेरी आती है, जैसे कई बार होता है ना ऐसा, हमें मतलब ये पॉइंट पूछना है तो बीच में पूछ लिया, उससे ना मजा आता है पढ़ने में। एक तो क्या होता है, सुबह सुबह का टाइम है, मुझे मालूम है तुम वीडियो ऑन करोगे नहीं। बहुत मुश्किल है तुमसे वीडियो ऑन करवाना सुबह सुबह, इसलिए बोलते ही नहीं। ऑडियो का भी कई बार चक्कर पड़ जाता है कि करते हो ठीक है, नहीं करते हो। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं पढ़ा तो रहा हूँ बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे तक वो चीज़ पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए इंटरेक्टिव रखा करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, यस सर, नो सर बोलते रहा करो। ठीक है, Yes, चलिए। sir. गुड। हम बात कर रहे हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट एसेट्स की और करेंट एसेट्स की। तो सबसे पहले बेटा लिखो नॉन करेंट एसेट्स में which are held which are held by an enterprise, which are held by an enterprise, not with the purpose, not with the purpose to resale, to resale, but 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 are held either as investment, either as investment or to facilitate business operations, or to facilitate business operation। एक बार करंट एसेट के बारे में भी लिख लो, फिर दोनों साथ में समझा दूंगा। एक बार करंट एसेट्स के बारे में भी लिख लो, फिर दोनों साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, करंट एसेट्स में लिखो which are held by enterprise, which are held by enterprise with the purpose of, sorry, with the purpose of converting them, converting them into cash
with the purpose of converting them into cash within a short period, within a short period. और वो शॉर्ट पीरियड कितने का होता है? डेट इज 1 ईयर, डेट इज 1 ईयर। चलो यहां तक लिख लो तो एक बार बता दो कि हाँ सर लिख लिया, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहां तक लिख लो तो बता दो कि हाँ सर लिख लिया, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लिया सर। यस भूमि, डेफलिन, डेफलिन के साथ तो आज नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। चलो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, उसी चीज को ध्यान रखना है कि नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, करेंट मतलब शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स मतलब जो ऐसी एसेट जो हमारे पास लंबे समय तक रहेगी, और करेंट एसेट मतलब जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहेगी और फिर वो खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है सर? तो बेटा एग्जांपल सुनना, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा और फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जैसे कि बेटा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये वो एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें कि जहां पे एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। ये वो एग्जांपल दे रहा हूँ जिनको अगर आप एक बार खरीदोगे कि तो ये कम से कम आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल आप इसको यूज करोगे, है ना? यू यूज इस दैम फॉर 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, मतलब लंबा एक टाइम पीरियड हो सकता है। बट अगर हम बात कर रहे हैं करेंट एसेट्स की, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैश है, या फिर बैंक में पैसा रखा हुआ है, या फिर आपके डेटर्स है, मतलब जिनसे पैसा लेना बाकी है, ठीक है? तो ये वो है बेटा जहां ये वो वाले पॉइंट्स है जहां पे आपका पैसा कितने टाइम के लिए रहेगा? एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए रहेगा, 1 साल के लिए रहेगा, मतलब वो 1 साल के लिए एसेट रहेगी, आती जाती रहेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में पैसा डाला, 2-3 महीने शायद आपके पास हो सकता है पैसा रहे, फिर आपको यूज आया, आपने उस पैसे को लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी, अपना बिजनेस रन करा, फिर आपके पास पैसा आ गया, आपने जमा करा। तो जो बैंक में आप जमा कर रहे हो, जो कैश आप जमा कर रहे हो, या किसी से और से अगर आप पैसा कन्वर्ट कर रहे हो, ये अपन बाद में सीखेंगे डेटर्स कौन होते हैं, तो तुमको और क्लैरिटी आएगी कि अच्छा इनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। मतलब current assets are those assets which are held by enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period of time। एक स्मॉल पीरियड में अगर वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं देन इट इज नोन एज करंट एसेट। बट जिनको हम ऐसी एसेट्स जिनको हमने एंटरप्राइज में किस पर्पस से रखा है कि हम उन्हें रीसेल नहीं करेंगे। करंट एसेट में एक एग्जांपल बहुत अच्छा आता है, एक एग्जांपल आता है बेटा तुम्हारा स्टॉक। स्टॉक मतलब होता है आपने जो माल खरीदा है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपने गुड्स खरीदा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेटा स्टॉक ऐसे ही होता है ना कि आप स्टॉक खरीदते खरीदते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, उस पर आपका राइट होता है, एंड विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर, वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा फ्यूचर में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टॉक था बट वो मेरे पास 3 महीने रहा और फिर बिक गया, क्योंकि स्टॉक आप बहुत लंबे समय तक थोड़ी ना रखोगे अपने पास, क्योंकि लंबे समय तक रख दिया तो फिर तो आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। आप तो चाहोगे ना जितना जल्दी हो हमारा ये स्टॉक क्लियर हो, हमारा हमने जो माल परचेज करा है वो हम बेच सके। तो करंट एसेट मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास स्टॉक था, आप उसको जितनी जल्दी होगा कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे कैश में। और नॉन करंट एसेट मतलब आप कहीं ना कहीं उसको सेल करने की कोशिश करोगे। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन करंट एसेट्स की, तो विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, आप उसको रीसेल पर्पस से नहीं खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, आपके दिमाग में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि मेरे को इसको बेचना है, आपके दिमाग में ये होता है
कि इसको यूज करना है और इससे मुझे अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना है। आइदर या तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रख के रखूं या फिर मैं इसको बिजनेस ऑपरेशन में ये मुझे फैसिलिटेट करे उस चीज के लिए रखूं। तो पढ़ के देख लो, यही चीज मैंने लिखी है कि नॉन करेंट एसेट विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। अगर पॉइंट समझ में आया हो कि नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं, करेंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, तो डन का मैसेज कि हाँ सर ये वाले पॉइंट्स क्लियर है। बता दो जी। सृष्टि, अदिति, भूमि एंड डेफलिन, प्लीज अपनी अपनी मीठी मीठी आवाज में ऑडियो ऑन करके यस और नो। Yes, sir. ओके, अदिति, भूमि, अगर ऑडियो ऑन कर सकते हो तो ऑडियो ऑन करके बोलो यस और नो। सर करंट लाइबिलिटीज करंट समझा दीजिए। लाइबिलिटीज या असेट्स? सर असेट्स। करेंट एसेट्स, ओके। करेंट एसेट्स मतलब वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक को लेके चलो, वो तुमको बहुत से समझ में आएगा। स्टॉक मतलब जो हम लोग माल खरीदते हैं, है ना, क्या वो हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है? पहले तो ये सोचो। तो हाँ, क्योंकि हमने खरीदी है, हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है। और क्या वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकती है फ्यूचर में? तो हाँ, बिल्कुल दे सकती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कैसे? क्योंकि अगर आपने आपके पास जो भी आपने माल खरीदा, अगर उसको बेच दिया तो क्या उससे पैसा नहीं आएगा आपको? है ना, तो उससे आपको प्रॉफिट होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये असेट तो है, स्टॉक मेरा असेट हो गया। अब ये करंट है या नॉन करंट है, ये कैसे पता लगेगा? तो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने माल खरीदा, तो आप क्या चाहोगे कि वो 12 महीने के बाद बिके या जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हमारा माल बिके? तो हम यही चाहेंगे ना कि जितनी जल्दी हो जाए हमारा माल बिके। हाँ सर। तो जहां तुम को बोल रहे हो कि मेरे जल्दी से जल्दी मुझे पैसा आ जाए, ये माल मेरा बिके और जल्दी से जल्दी मुझे पैसा आ जाए, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1 साल के अंदर अंदर मुझे पैसा आ जाए, तो हम उसे करंट एसेट बोलते हैं। अब वो लाइन पढ़ के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अदिति, ठीक है? यस सर। चलो, भूमि, डेफलिन, आई होप कि तुम दोनों को भी बेटा समझ में आ रहा है। तो प्लीज क्या तुम ऑडियो ऑन करके एक बार बोल सकते हो कि हाँ सर क्लियर है सारी चीजें? यस सर क्लियर है। ओके, डेफलिन मैसेज पे रिप्लाई कर दे बच्चा। ओके, तो लाइबिलिटीज में नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, असेट्स में नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। ओके, अब असेट में बेटा एक और चीज होती है, और इसी के आगे लिख लेना। जैसे असेट्स में तुमने लिखा होगा ना, फर्स्ट नॉन करेंट असेट, सेकंड नॉन करेंट असेट, थर्ड करके लिख लेना। मैं यहाँ पे पीछे लिख देता हूँ। उसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स। डेफलिन कुछ बोलना चाह रही है? अच्छा ठीक है बेटा, फिक्टिशियस असेट के बारे में लिखो। फिक्टिशियस असेट्स के बारे में लिखो, विच आर neither tangible assets, tangible assets nor intangible assets. Fictitious assets are those assets which are neither tangible assets nor intangible assets. ये भी मैं समझाऊंगा कि tangible क्या होती है और intangible क्या होती है। Which are neither tangible assets nor intangible assets. They are, उसी के आगे लिखना,
फुल स्टॉप लगा के दे आर losses not written off in the year in which they are incurred but in more than one accounting period इसमें एग्जाम्पल लिखना deferred revenue expenditure such as advertisement expense या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर यहां तक हो गया हो तो डन का मैसेज लिखना हो गया, तो डन का मैसेज। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सी चीज है, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये लिखा हुआ पोर्शन तो थोड़ा सा लेट समझ में आएगा, बट हाँ हम इसको समझ जरूर सकते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं। अच्छा लिख लो तो एक बार डन का मैसेज। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई ऐसा ऐड है, मतलब तुम्हें कोई याद है ऐसी कोई चीज, कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट बताओ जो तुम्हें है तो बहुत पुराना एडवर्टाइजमेंट बट आज तक याद है तुम्हें। ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट बताओ जो तुम्हें आज तक याद है, कोई जो तुमने कभी बचपन में देखा हो कि सर ये एडवर्टाइजमेंट हमने देखा हुआ है, बट वो बहुत अच्छा आता था उस टाइम और हमें आज तक याद रहता है, मतलब वो अभी तक हमारे दिमाग में है। एनी एडवर्टाइजमेंट। ये सृष्टि, अदिति, भूमि, डेफलिन। ऑडियो ऑन करो और बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एडवर्टाइजमेंट बताता हूँ। हैव यू हर्ड अबाउट इट, वीको टर्मरिक। इसका एक गाना आता है ना, वीको टर्मरिक नहीं नहीं कॉस्मेटिक, ये है आयुर्वेदिक क्रीम। ऐसी मैगी, वो सबसे पहले आता था मैगी मैगी मैगी, और वो क्या 2 मिनट में मैगी बनाओ, ऐसा कुछ आता था। ऐसे और भी कोई एडवर्टाइजमेंट है जो तुम्हें याद है कि हाँ सर ये बहुत पुराना एडवर्टाइजमेंट है बट अभी तक याद है। ये सुश्री, अदिति, भूमि, डेफलिन। क्लास में मजा जब ही आएगा जब तुम्हारे रिस्पॉन्स आएंगे। और ये तो तुम्हारे यस अदिति ने दिया सर फेयर एंड लवली, यस बिल्कुल। और कोई? सृष्टि, भूमि, डेफलिन। तुम्हें एडवर्टाइजमेंट, तुम टीवी भी नहीं देखते हो क्या? डेफलिन, भूमि, सृष्टि, ये तो हो ही नहीं सकता कि टीवी नहीं देखते हो। जल्दी से फटाफट आगे बढ़ना है हमें। एड्स बताओ, एड्स। बोरो प्लस का याद है सृष्टि को, अच्छा। है ना, मतलब कहीं ना कहीं जैसे एक तुम्हें याद हो तो एक आता था पहले
कोको कोला का ऐड आता था, कोको कोला था कि पेप्सी था? डेफलिन को 5 स्टार का ऐड याद है। ओके, दैट्स गुड। मतलब कुछ की तो हमें पंच लाइन या वो गाना रट जाता था। जैसे कोको कोला का आता था, हमारे टाइम पे चलता था वो, ठंडा मतलब कोको कोला, ऐसे करके आता था, ठंडा मतलब कोको कोला, या ठंडा मतलब, हाँ ऐसे ही कुछ आता था, ठंडा मतलब कोको कोला। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं, तुम्हें अभी तक याद है बहुत पुराने एडवर्टाइजमेंट। तो मैं ये क्या बताना चाह रहा था, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि बेटा कंपनी भी बहुत सोच समझ के एडवर्टाइजमेंट करवाती है, कि वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे करवाती है कि आने वाले कई साल, मतलब एक साल नहीं, आने वाले कई साल तक उनको उनको उसका बेनिफिट मिलता रहे, उनको उसका बेनिफिट मिलता रहे। अब क्या हो रहा था ना, आपने खर्चा तो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने खर्चा करा अभी 5 लाख रुपए का एक एडवर्टाइजमेंट बनाने में, 5 लाख रुपीज का आपने खर्चा करा, और उन कंपनी को मालूम है कि इसका बेनिफिट हमें आने वाले 5 सालों में मिलने वाला है, आने वाले 5 सालों में इसका बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। तो हमने क्या देखा था, असेट्स का मतलब क्या होता है, विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। आपको आने वाले साल में अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो वो असेट होती है। बट बेटा वो प्रॉपर्टी का काम तो नहीं कर रही थी, मतलब इसीलिए इसको फिक्टिशियस असेट्स, होली एसेट्स नहीं होती है, ये तो बनाई गई है। फिक्टिशियस मतलब समझते हो, फिक्टिशियस मतलब होता है जिसको बनाया गया, जो फेक है एक्चुअली। ये एक्चुअल में असेट्स नहीं है, ये फेक असेट्स है, कि आप बस उसको असेट जान करके बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको दिख रहा है कि उससे होने वाले खर्चे से आपको आने वाले के आने वाले कुछ सालों में आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक वैसा खर्चा था, मतलब है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इसको डेफर किया जा रहा था। डेफरमेंट मतलब होता है पोस्टपोन करते हुए चलना। मतलब जैसे आपने 5 लाख रुपीज का खर्चा करा, तो ये आपका पूरा का पूरा इस साल का एक्सपेंस होना चाहिए था। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हम पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं मानेंगे, हम इसको 5 साल में मानेंगे कि हमारा 5 साल का खर्चा है ये। तो आप क्या करोगे, हर ईयर इसको 1-1 लाख रुपए का खर्चा मानोगे। एवरी ईयर इसको कितना मानोगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, कि आने वाले 5 साल तक हमें हर साल 1-1 लाख रुपए का हमारा खर्चा होगा। तो आपने क्या करा, होने वाला वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने आगे तक बेटा उसको डेफर कर दिया। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही था कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसलिए बेटा अगर सेकंड लाइन पढ़ोगे तो दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, उसको आप राइट ऑफ नहीं कर रहे हो। तो जिस साल में वो इंकर हुए, मतलब आपने पहले साल में 5 लाख रुपए इंकर करे थे, तो आपने उस साल में उसको बेटा राइट ऑफ करा ही नहीं। आपने क्या करा, उसको खींचते गए आगे के सालों तक, है ना? तो जब आप उसको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक लेके चले जाते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जो मैंने तुम्हें बताया, और सही में भी ऐसा है। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या करा कि अपने हिसाब से अ, उसको फिक्टिशियस एसेट का नाम दे दिया गया है। अगर पॉइंट समझ में आया हो तो डन का मैसेज, कि हाँ सर फिक्टिशियस एसेट हमें समझ में आएगी, किसको बोल सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट हमें समझ में आया कि किसको बोल सकते हैं। यस सर, आ जल्दी गया। से, है ना? अदिति, भूमि, डेफलिन, क्लियर है? ओके। अब मैं तुम्हें कुछ मतलब जैसे देखो बेटा, अपन ने अभी क्या पढ़ा था कि कहाँ गया वो, हमने लाइबिलिटीज में पढ़ा कि इंटरनल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वगैरह, ये सारी चीजें हो गई असेट्स में। हाँ, ये पढ़ा था हमने। लाइबिलिटीज में पढ़ा कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। असेट्स में पढ़ा कि नॉन करेंट असेट्स क्या होती है, करंट असेट्स क्या होती है। और फिक्टिशियस असेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ये टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है। मुझे लगता है ये तो सभी बच्चे को आता है, अगर तुमने एक बार भी पढ़ा हुआ होता है ना, तो ये सबको याद हो जाता है। बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है। बताओगे टेंजिबल मतलब क्या और इनटेंजिबल मतलब क्या? बोलो जल्दी से।
Tangible assets are what you can see, touch, and feel. Okay, and intangible? Intangible? ओके, सृष्टि का आंसर भी सही है, डेफलिन का आंसर भी बिल्कुल सही है। मेरे को लग ही रहा था कि ये तो तुमको मालूम होता ही होता है, मतलब ये तो हर बच्चे की वो क्या होती है, पहली ख्वाहिश कि हमें ये आंसर आ जाए तो बस खूब लिख दे हम इसके बारे में। एक तरफ है बेटा हमारा टेंजिबल एसेट्स, या एक मिनट मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ये भी बेटा किसके अंदर आते हैं, ये सब पार्ट होता है हमारा नॉन करेंट एसेट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स, और नॉन करेंट एसेट्स के अंदर हमारे दो सब पार्ट निकल के आते हैं, जो आते हैं हमारे पास टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। टेंजिबल एसेट्स मतलब होते हैं which have physical existence, which have physical existence। non tangible मतलब which do not have physical existence। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स के अंदर आप लिख सकते हो they can be seen or touched, they can be seen and touched। और नॉन टेंजिबल एसेट्स के अंदर लिख सकते हो they cannot be seen and touched। यही तुम लोगों ने भी बोला था, है ना, कि टेंजिबल एसेट्स मतलब सर जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स। और नॉन टेंजिबल एसेट्स मतलब दे कैन नॉट बी सीन एंड टच, वो हम ना तो फील कर सकते हैं, मतलब ना तो देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। एम आई राइट? Yes, sir. एग्जाम्पल्स लिख लो इनके, एग्जाम्पल्स लिख लो इनके। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है, और इन नॉन टेंजिबल, सॉरी यार मैंने नॉन टेंजिबल लिख दिया है, इनटेंजिबल है बेटा ये, सॉरी सर, इनटेंजिबल। हाँ Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, I'm not able to see the screen. So, is it possible after the class? Could you please post this? you can't see screen, you can't see screen। No, sir. Actually, what do you want from me? So after the class, could you just post what was written on the screen? Probably. Okay, after the class I post it। Yes, sir, please. Okay, sure। Okay, sir. Thank you so much. Okay, this is a post on Teachment app। This is Yeah, sure, already sir. है ना? This is post on Teachment app and this is already recorded by us। तो जो भी रिकॉर्डिंग है और जो भी तुम्हारा मैटर रहेगा ये पूरा तुम्हें टीचमेंट ऐप पे मिल जाएगा। Okay then, sir. Thank you. है ना? ओके। Yes, sir. इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल होता है, मैंने वो गलत लिख दिया था।
एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स. इनटेंजिबल एसेट्स मींस विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन नॉट बी सीन एंड टच. और इसके एग्जांपल लिख सकते हो गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा. चलो, हमको एक तो इसके ना मीनिंग से समझ में आ रहा है कि जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीजें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. जहां जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं, और जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. एग्जाम्पल में जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स. बेटा तुमने कभी सुना है पेटेंट्स के बारे में, ट्रेडमार्क्स के बारे में, कॉपीराइट्स के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट इट कि ये क्या होते हैं? कुछ आइडिया है तुम्हें किसी चीज से? यस और नो में आंसर चाहिए बस. डेफलिन, भूमि एंड अदिति और सुश्री. सुन रखा है? जैसे पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या? सबने वो मूवी देख रखी होगी, कौन सी? 3 इडियट्स. 3 इडियट्स में तुम्हें याद होगा तो एक स्टूडेंट होता है जो वो ड्रोन बनाता है ना. तो उसमें वो कैमरा वैमरा भी लगाता है कि आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो. तो बेटा ये उसका एक इन्वेंशन है, और ये इन्वेंशन अगर सफल कर गया तो वो अपने नाम पे पेटेंट करवा सकता है. पेटेंट्स मतलब होता है कि जब आप कोई नया कुछ इन्वेंट कर रहे हो, और अगर आपने वो मतलब पहले कभी कहीं इन्वेंट नहीं हुआ है, पहले कभी कहीं देखा नहीं गया हो, और आपने कुछ ऐसा नया करा हो, तो उसको जब आप गवर्नमेंट के पास लेके जाते हो कि ये चीज मैंने बनाई है और ये चीज आप मतलब ये इन्वेंशन मैंने करा है, और अगर अब किसी और को बनाना है तो उनको मुझे इसका पेमेंट देना पड़ेगा, मैं इसके फॉर्मूलेस बता दूंगा या फिर मैं इसकी प्रोसेस बता दूंगा, तो सामने वाला उसको अपने नाम पे पेटेंट करा लेता है. जब जैसे ड्रोन आए थे ना, तो ड्रोन भी बेटा पेटेंट हुए थे. तो ऐसा हमने देखा है कि मतलब ये ऐसे पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ये सब ऐसे होते हैं, ये असेट्स होती हैं. और ये एसेट्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं फ्यूचर्स में, क्योंकि ये आपकी होती हैं, इसको और कोई यूज नहीं कर सकता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना हो तो एनसीईआरटीज की बुक आती है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है? तो बेटा ये इन सब पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इन पे लिखा रहता है कि ये कॉपीराइट्स हैं, इनको आप यूज नहीं कर सकते हो. मतलब कॉपीराइट्स है मतलब एज इट इज अगर किसी को बुक छापना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल फॉर रेफरेंस बुक, तो बेटा ये जो टीचर्स हैं, इन लोगों ने बुक को बेटा बनाया ही रेफरेंस के लिए, तो आप यूज कर सकते हो. बट अगर फॉर एग्जांपल कोई टीचर है और जो इन बिल्कुल ये करता है कि इनके जैसे सेम बुक बना लेता है और ऊपर अपना नाम लिख देता है, तो वो गलत हो जाएगा. वहां पे वो फ्रॉड का केस हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कॉपीराइट्स ले रखे हैं उस चीज के, या इन लोगों ने ट्रेडमार्क कर रखा है कि ये हमारा है. अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम हमसे इसको पहले परचेज करो, इसकी रॉयल्टी देनी पड़ती है, या फिर इसको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है, और फिर उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो. आ रहा है पॉइंट समझ में? Yes, sir. ऐसे ऐसे ही अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की, तो फॉर एग्जांपल कि मेरे ख्याल से आजकल सभी जने जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं. प्लस इसके अलावा तुम्हारे पास अगर लैपटॉप है और या फिर डेस्कटॉप है, तो विंडोज 10 के बारे में तुमने सुना होगा. तो विंडोज 10 के बारे में तुमने सुना होगा कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर, है ना? अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये तुम्हारे कंप्यूटर में डला हुआ है. या अगर तुमने नेट प्रोटेक्टर के बारे में भी सुना हो, तो वो भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है.
आप उसको परचेज करके लाते हो, कुछ इनबिल्ट आते हैं, तो दीज आर द सॉफ्टवेयर जो आपकी एसेट्स हैं क्योंकि आपने इनके लिए पे करा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आपको ना तो दिखते हैं ना आप इनको टच कर सकते हो, बट दीज आर ऑल्सो एसेट्स ऑफ एनी इंटरप्राइजेस। कोई भी इंटरप्राइजेस की एसेट्स हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है Yes, कि sir. टेंजिबल एसेट्स मतलब क्या और इंटेंजिबल एसेट्स मतलब क्या? ठीक है, सृष्टि, अदिति, भूमि और डेफलिन चारों से एक बार डन का मैसेज कि हाँ सर टेंजिबल। Yes, sir. ओके, टेंजिबल और इंटेंजिबल क्लियर है। अच्छा, एक अदर देन कि यार हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है? कभी तुमने नोटिस करा तुम्हारे लिए टेंजिबल क्या होती है चीजें और इंटेंजिबल क्या होती है? मेरे ख्याल से जनरली सब मतलब मैक्सिमम बच्चों के घर पे ये होता है कि हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं तो कुछ नाश्ता मंगाया जाता है ना बेटा? ना तो वो आपको देखने दिया जाता है ना ही वो आपको टच करने दिया जाता है, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है? इनटेंजिबल एसेट्स। कि आप बस दूर से दिख रहा है, बाकी मतलब ऐसा है कि बस उसको ना तो हम टच कर सकते, पहली वार्निंग हो जाती है कि रूम में आना नहीं है, टच करना नहीं है। खासकर जब छोटे छोटे थे, जब तो बहुत पहले बोल दिया जाता था कि बेटा दूसरे की प्लेट से नहीं लेना है ऐसा। और जो कभी आपको मिल जाए वो आपके टेंजिबल हो जाते हैं, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, खा सकते हो। बोल सकते हैं ऐसा कि दीज आर अवर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल? होता है ऐसा कि नहीं होता Yes. Yes, sir. है ना? चलो जी, तो अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा, मतलब आज जो जो चीजें पढ़ी एक बार उसको हम लोग समराइज करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा है कुछ इस तरीके से कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं, और लाइबिलिटीज के दो सब पार्ट होते हैं जो होते हैं बेटा हमारे नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि लाइबिलिटीज में हम दो तरीके की हमारे पास लाइबिलिटी टाइप्स बोल सकते हैं। ये तो सब पार्ट्स हो गए, और अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है जो टुवर्ड्स द ओनर होती है, और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है जो टुवर्ड्स द आउटसाइडर होती है। फिर अगर हम बात करें असेट्स की, तो असेट्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखा, और असेट्स के सब पार्ट्स देखे। तो असेट के तीन सब पार्ट हमारे सामने निकल के आए कि एक तो नॉन करेंट असेट्स, एक करेंट असेट्स, और एक आता है हमारे पास फिक्टिशियस असेट्स। है ना? और नॉन करेंट असेट्स के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बेटा, एक तो टेंजिबल असेट्स और एक इनटेंजिबल असेट्स। इतना आज हम लोगों ने पढ़ा है। अब दो चार बेटा छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं हमारे पास, अभी 10 मिनट्स हैं। वो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उनको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैं अभी करवा रहा हूँ उसे। चलेगा? बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। Yes. परचेज क्या होती है, सेल क्या होती है, और परचेज रिटर्न क्या होता है, और सेल्स रिटर्न क्या होता है। बस ये 4 पॉइंट। ठीक है, और नंबर अब तुम्हारे हिसाब से डालना ना, नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा नंबर चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा परचेज क्या होती है, फिर मैं बात करूंगा सेल्स क्या होती है, फिर अपन बात करेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा।
छोटा छोटा सा है, जल्दी जल्दी से लिख लेंगे और कंप्लीट करेंगे। परचेज में लिखो इसमें लिखो इट इज यूज फॉर एन अकाउंट to record purchase to record purchase of goods or raw material for resale। यहां पे वर्ड लिख रहा हूं बेटा रीसेल, दोबारा बेचने के लिए, और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स which are also to be sold, which are also to be sold। मतलब या तो आप कुछ कोई गुड्स खरीद के ला रहे हो जिसको आपको दोबारा में रीसेल करना है, या फिर आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हो जिससे आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे और फिर रीसेल करोगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कपड़ा खरीद के लाया और आपने उसकी शर्ट्स बनाई, शर्ट्स पैंट्स बनाई और आपने उसको बेचा मार्केट में, ये भी आपके लिए परचेज कहलाएगा। या आपने क्या करा, डायरेक्टली रेडीमेड गारमेंट्स, मतलब जैसे शर्ट पैंट डायरेक्टली खरीद के लाया और उनको बेच दिया, अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, उसको बेच दिया, तो ये सब आपके लिए क्या कहलाएंगी, ये सब आपके लिए परचेज कहलाएंगी। और परचेज बेटा कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। कैश और क्रेडिट से मतलब होता है आप इनको नगद में खरीद सकते हो, मतलब रुपए देके, और आप इनको उधार पे खरीद सकते हो। क्रेडिट मतलब होता है उधार, ठीक है, जिसमें पैसा आपको अभी नहीं लेना है, जिसमें पैसा आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से आप पैसा दे सकते हो। तो ये होती है हमारी परचेज। अब सेल्स के बारे में लिखो, अब सेल्स के बारे में लिखो। It is associated with or used for sale of goods. It is associated with or used for sale of goods. इसमें लिखना these goods may be purchased for resale। मतलब ये गुड्स आप खरीदते ही इसलिए हो कि आप बेच सको, या फिर मैन्युफैक्चर करते हो बेचने के लिए बाय द एंटरप्राइज, और मैन्युफैक्चर बाय द एंटरप्राइज, दैट्स इट। बेटा जो सेल होती है ये भी हमारी दो तरीके की हो सकती है, एक कैश में हो सकती है और एक क्रेडिट हो सकती है। मतलब जैसे आप खरीद के ला रहे थे तो आपने कैश पे करा था या क्रेडिट पे, मतलब उधार पे खरीदा था। ऐसे ही अगर आप सेल कर रहे हो तो आप कैश सेल्स भी कर सकते हो और आप क्रेडिट सेल भी कर सकते हो, है ना। कई बार होता है कि हमको अगर कोई माल बेचना है तो हम कई बार रुपए लेके बेच देते हैं, कई बार बोलते हैं कि अच्छा आप अभी ले जाओ, पेमेंट 1 महीने बाद कर देना, तो ये भी हो जाता है। और परचेज रिटर्न में लिखना, परचेज रिटर्न में लिखना goods purchase may be returned goods purchase may be returned to the seller
for any reason, for any reason, are known as purchase return, are known as purchase return। और इसका दूसरा नाम होता है बेटा रिटर्न आउटवर्ड। अनदर नेम इज रिटर्न आउटवर्ड। ये भी लिख के रख लेना, कई बार आता है। सेल्स रिटर्न में लिखूं गुड्स सोल्ड when written by the purchaser, when written by the purchaser, goods sold when the written by the purchaser are known as sales return, are known as sales return। और इसका दूसरा नाम लिखूं रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। बस लास्ट 2 to 3 मिनट्स सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है, बाकी तुम्हें लिखने में भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये चीज तो आई होप कि सबको समझ में आ गई होगी। कैश सेल्स भी हो सकती है, क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है, कैश परचेज भी हो सकती है, क्रेडिट परचेज भी हो सकती है ना। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि बेटा ये हमारी फर्म है ना, दिस इज आवर फर्म। तो जो मैं लेके आ रहा हूं इसके अंदर, उसको मैं बोलूंगा परचेज ऑफ गुड्स। ये मैंने क्या करा है, गुड्स खरीदे हैं। और जो मैं इससे बाहर बेच रहा हूं, ये मैं बोलूंगा सेल ऑफ गुड्स, कि ये हमने माल बेचा है ना। आपने कोई माल खरीद के लाया, अगर आपको पसंद नहीं आया या आपके जो आपने बोला था वैसा नहीं है, या डिफेक्टिव पीस निकला, या कोई भी और रीजन से कि माल लेट आया आपके पास और आपने उसको वापस कर दिया, तो वो कहलाता है बेटा परचेज रिटर्न। आपने उसको वापस कर दिया तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। और कोई माल आपने बेचा है और अगर सेम जैसे आपने करा था कि आपने वापस कर सकते हो, वैसे सामने वाले को भी राइट होता है। तो जो जो आपका बायर था, उसको अगर वो माल पसंद नहीं आया तो बेटा उसने क्या कर दिया, आपको रिटर्न कर दिया। उसने क्या कर दिया, आपको रिटर्न कर दिया। तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न। अब देखो, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के दूसरे नाम भी बेटा बिल्कुल इन्हीं पे जाते हैं। कि ये देखो एरो बाहर जा रहा है, परचेज रिटर्न का मतलब बाहर की साइड जा रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। बाहर जा रहा है ना, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न में देखोगे तो एरो अंदर आ रहा है, मतलब माल वापस आपके पास आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिटर्न इनवर्ड। ऐसे याद रखना, रिटर्न इनवर्ड, दैट्स इट। तो ये होता है आपका परचेज करना। मतलब गुड्स को जब भी आप परचेज करते हो तो उसको परचेज लिखा जाता है, और गुड्स को जब भी आप सोल्ड करते हो तो उसको सेल्स लिखा जाता है। ये सेल्स अकाउंट होती है, ये आपकी परचेज अकाउंट होती है। और अगर आपने रिटर्न कर दिया है, परचेज रिटर्न भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, और उनको रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। अगर ये चारों पॉइंट क्लियर हो तो डन का मैसेज। यशस्वी, अदिति, भूमि एंड डफलिन, अगर ये चारों पॉइंट क्लियर हो तो डन का मैसेज। आज के लिए इतना ही था। क्लियर है सर।